नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जियोग्राफी की अगली वीडियो, आज की हमारी जो वीडियो है, आपको जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इस वीडियो में मैंने खास तौर से वे क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे हल करवाएंगे आपसे। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अगले एग्जाम जो दे रहे हैं, जितने एग्जाम दे रहे हैं, उन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे पहले नंबर पे हमारा सूर्य ग्रहण। इसके बारे में कमेंट आया था कि सर इसको बता दीजिए, हम कई बार भूल जाते हैं कि कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है, तो इसको देखेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब लगती है जब आप देख रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। इतनी बात आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए भी मैंने एक ऐसा जुगाड़ लगा दिया है, शायद ये जुगाड़ आपको देखने को इस स्क्रीन पर मिल जाएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए सीधा फंडा आप जानिए कि सु50 आम क्या है, ट्रिक याद कर लेंगे। सु50 आम क्या भाई, सु से क्या हो जाएगा, इस सु से क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और इस प से क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। च से क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। और स से क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। आम का मतलब होता है अमावस्या। ठीक है, अमावस्या के दिन क्या करता है, ये लगता है। यहां पे मैं लिखता हूं अमावस्या। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर से एक बार मैं बताता हूं, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, इसके वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। इतना आप नोट कर लेंगे। एकदम सिंपल बात है, आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब समझ लिए। अगले देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात देखते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण की सेम कंडीशन है, थोड़ा सा अंतर हो गया है। यहाँ पे क्या है, देखिए, सूर्य तो अपनी जगह है, सूर्य को कभी हिलना नहीं है क्योंकि अपने केंद्र में स्थित है। अगर किसी को आगे पीछे जाना है तो चंद्रमा पृथ्वी जा सकता है, न कि सूर्य जा सकता है। तो हमको यही चीज कॉमन सेंस आप लगा लीजिए कि या तो बीच में पृथ्वी होगी या तो बीच में चंद्रमा होगा, बस यही चीज है। तो चंद्रमा जब आता है तो सूर्य ग्रहण। ठीक है, इतना बात आप याद कर लीजिए। आगे देखिए, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गई। जैसा आप देख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आती है, इसके वजह से आपका क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों, तो ये लगता है आपको पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। इसको नोट कर लेंगे। पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। बीच में कौन सी आती है, पृथ्वी। इसका भी मैंने जुगाड़ सेट कर रखा है, चंद्र चपरासी पूर्ण। चंद्र चपरासी पूर्ण, चंद्र से हो जाएगा चंद्रमा और च से हो जाएगा आपका चंद्र से हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण और च से हो जाएगा चंद्रमा, प से हो जाएगा पृथ्वी और इस स से र को साइलेंट कर देंगे और इस स से क्या हो जाएगा आपका सूर्य और पूर्ण से क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। सिंपल है, दोनों एकदम। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, मैं वादा करता हूं। आप मुझसे कमेंट में वादा करिए कि सर आपने बहुत अच्छा बताया। इसके लिए ये हम आपसे आभारी रहेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। आगे आते हैं, ये दोनों कंडीशन आप जाएंगे। इसमें चंद्रमा है और इसमें कौन है, पृथ्वी। इसमें चंद्रमा है, इसमें कौन है, पृथ्वी। ये कौन है, सूर्य ग्रहण। ये कौन है, चंद्र ग्रहण। ये पूर्णिमा के दिन लग रहा है, एक दिन लग रहा है अमावस्या के दिन। बस यही चीज आपको याद करना है। ये ट्रिक याद करिए, चंद्र चपरासी पूर्ण और सु50 आम, बस इतना याद कर लेना है। अब देखिए कंडीशन बृहद ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप समझिए। देखिए, ज्वार का मतलब होता है उठना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे 71% जल है और जो 29% बचता है, वही हमारा क्या बचता है, वही बचता है हमारा स्थल। तो ये जल इतनी, मतलब हमारी पृथ्वी पे इतना जल है, इसके वजह से ज्वार और भाटाएं आते हैं। ज्वार क्या होता है, जल का उठना, और भाटा का मतलब ज्वार का गिरना। जैसे आप जानते हैं बड़े बड़े ज्वार आते हैं फिर चले जाते हैं, तो ज्वार का मतलब आता है और गिरता है जो, वो भाटा होता है। सिंपल बात आप पहले से जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बृहद ज्वार भाटा की बात करें, ये देखिए एक बात आपको याद करना है, ये दोनों जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इन्हीं दिन आपका बृहद ज्वार भाटा लगता है। ये दोनों कंडीशन क्या है कि ये सभी क्या है, सीध में है। तो देखिए क्या लिखा है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा है, जैसा कि आप दोनों देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं जब तीनों एक सीध में हो।
जब तीनों एक सिद्ध में, ये देखिए तीनों एक सिद्ध में है, ये भी तीनों क्या है, एक सिद्ध में है। तो तीनों जब एक सिद्ध में है और पूर्णिमा अमावस्या का दिन दोनों आ ही रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा, यानी ये ज्वार भाटा का मतलब कि जल ऊपर उठ के आगे बढ़ता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा का काम इसी में होता है। इसमें 12 घंटे और 6 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, मतलब ज्वार भाटा जो आता जाता है इसमें 6 घंटे और 12 घंटे का अंतर होता है, जाने और आने की क्रिया लगी रहती है। इसका एक डिटेल्स वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सके। आइए लघु ज्वार भाटा की बात करें। यहाँ पे देख रहे हैं आप लघु ज्वार भाटा, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। पॉइंट नंबर 4 में देखिए लघु ज्वार भाटा है। लघु का मीन्स क्या होता है, कम यानी छोटा। ठीक है, तो छोटा। अब इसमें क्या होता है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, देखिए जैसा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बीच में हमारे क्या है, पृथ्वी, इधर सूर्य है और इधर चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी का जल अपनी ओर खींचेगा। ये देखिए ये जल क्या हो रहा है, ये अपनी ओर खींचेगा, और सूर्य क्या करेगा, जल अपनी ओर खींचेगा। दोनों खिंचाव कर रहे, बीच में कौन, हमारी पृथ्वी है। तो इसके दिन, जिस दिन, आप एक बात याद कर लेंगे कि जब तीनों एक सिद्ध में न हो तो लघु ज्वार भाटा। आप देख रहे हैं क्या है, एक सिद्ध में है, नहीं है। तो जब एक सिद्ध में नहीं है तो क्या होगा, लघु ज्वार भाटा। और एक सिद्ध में अगर तीनों है तो क्या होगा, बृहद ज्वार भाटा। सिंपल है। हाँ, एक चीज याद करेंगे, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। मतलब बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है, लेकिन हमारा लघु ज्वार भाटा सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। ठीक है, सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या आता है, सेम कंडीशन जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सूर्य, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जल क्या होगा, खींचा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा खींच रहा है, सूर्य खींच रहा है, तो ज्वार भाटाएं आते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, इधर भी क्या करता है, ये चंद्रमा इधर खींचता है, ये इधर खाता है। तो ये कंडीशन सब बृहद ज्वार भाटा में, ये कंडीशन बृहद ज्वार भाटा में है। लेकिन जब तीनों एक सिद्ध में ना हो, जिस दिन हमारी सप्तमी और अष्टमी होती है, जिस दिन हमारी सप्तमी और अष्टमी होती है दोस्तों, उसी दिन हमारा क्या आता है, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे, देखते हैं आपको 5वें नंबर पॉइंट पे उपसौर और अपसौर। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उपसौर और अपसौर क्या है। ठीक है, तो कई बच्चों ने इसको भी कमेंट किया था, तो इसको भी हम आज क्लियर कर देंगे कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में करती है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार मतलब ये होता है, इस तरह हमारी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जिस दिन एक ऐसा कंडीशन आता है, जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच नजदीकियां कम दूरी होती है, उसी को हम बोलते हैं उपसौर। जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के दिन कम नजदीकियां होती है, कम दूरी होती है, इसी को हम उपसौर बोलते हैं दोस्तों। और ये किस दिन होता है, तो आप नोट कर लेंगे 30 जनवरी को। किस दिन होता है, 30 जनवरी को होता है उपसौर का डेट। और इसमें होता क्या है, एक बात आप याद करेंगे, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, दूरी कर लेंगे नोट, दूरी क्या होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। देखिए इतना नजदीक है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के अंदर, ये हम दोनों के बीच इतनी नजदीक है, फिर भी 1470 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। चलिए ये बात आप समझ गए, जिस दिन सूर्य और पृथ्वी नजदीक होते हैं 3 जनवरी का डेट होता है। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, उपसौर। उपसौर की बात क्या करते हैं, देखिए उपसौर और अपसौर, ये उपसौर था, ये है अपसौर। अप का मतलब होता है दूरी, और यहाँ क्या होता है कि सूर्य क्या है, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होती है, अधिकतम दूरी होती है। और उस दिन क्या डेट होता है, 4 जुलाई होता है दोस्तों। और उसी दिन क्या होता है कि उसी को हम बोलते हैं उपसौर। और एक लाइन आप याद कर लेंगे, उस दिन 15.21 करोड़ की दूरी होती है। देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। आप सोचिए 15 करोड़ की दूरी कितनी होगी, यहाँ पे 14 थी, यहाँ 15 है, यहाँ दूरी है क्या है, जबकि ये भी वृत्ताकार में घूम रही है। पृथ्वी हमारी क्या करती है कि वृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी। तो एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन दोनों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, वो डेट आपको जानना है 4 जुलाई को, यहाँ पे 3 जनवरी को। ठीक है, तो इसको उपसौर बोलते हैं। और दूरी आप नोट कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे, और यहां से भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों हमारा हो गया। अब आते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। थोड़ा सा हम देखेंगे पृथ्वी की बात। पृथ्वी जैसा कि आप जानते हैं कि
23 डिग्री पे इसका झुकाव 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। आप आम बातें जानते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की स्थिति जानते हैं कितना कितना यहाँ पे है, इसकी वीडियो अलग दे देंगे आपको। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है जो डाउटफुल होता है। एक अक्षांश रेखा होती है, एक देशांतर रेखा होती है। भाई पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है और देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहां से आप जानते हैं जैसे कि इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये आपका पूर्वी क्षेत्र होता है, ये पश्चिमी क्षेत्र आप जानते भी हैं। ठीक है, दिशाओं की बात करें तो ये आपका पूर्वी हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुवों की बात करते हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये 0 डिग्री देशांतर, ये जो रेखा होती है अक्षांश रेखा 0 पे, इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ देखेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। दो नाम से याद कर लेंगे, क्या है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये है 0 पे, ठीक है। इसके नीचे आएंगे 23.5 डिग्री पे आपको मिल जाएगा मकर रेखा। इसके नीचे आ जाएंगे 66.5 पे अंटार्कटिक रेखा मिल जाएगी। 66.5 डिग्री पे आर्कटिक, मतलब सेम कंडीशन जो यहाँ है सेम कंडीशन यहाँ है, बस रेखाओं का फर्क है, इसको आप जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसको आपको देखना है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहाँ के बीच की जो रेखा होती है, यहां से लेकर यहाँ के बीच की जो रेखा होती है वो होती कितनी है 90, और यहां से लेकर यहाँ के बीच की रेखा कितनी होती है 90, यानी कितना हो गया टोटल रेखा 180। यानी अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है 180। सेम ये कंडीशन आप इतना जान गए, ये कंडीशन आप इतना जान गए, लेकिन देशांतर रेखा की संख्या पूछ देता है दोस्तों। तो देशांतर रेखा इस यहां से लेकर और यहां तक, इस पूर्व क्षेत्र की बात करें, इस पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो इसमें देशांतर रेखा की संख्या 180 होती है, ये नोट करना है। तो जब यहां से लेकर इस पूर्व क्षेत्र की 180 होती है, तो यहां से लेकर ये दूरी जो मिलाएंगे तो 180 प्लस कर देंगे तो 360 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। तो देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है 180 प्लस 180 और बराबर कर देंगे 360। ये कंडीशन आपका निकल गया। अब दोनों रेखा आप जान गए, दोनों रेखा अक्षांश रेखा जान गए 180, अब देशांतर रेखा जान गए 180। अब रेखा को जाना कि किस में कौन है। तो आप ये जो सीधी ऐसे रेखा देख रहे हैं, ऐसे वाली रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, देख रहे हैं ऐसे, जो ध्रुवों को, ये ध्रुव देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इतनी बात आप जान गए। अब देखते हैं आगे जो इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि दो अक्षांश रेखा जो ये दूरी होती है, दो रेखाओं की दूरी कितनी होती है। तो 100, देखिए यहाँ पे 100, यहाँ मैं नोट किया हूं 111 किलोमीटर, कितना 111 किलोमीटर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यहाँ पे देखेंगे। और 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। देखिए वाशिंगटन 1884 में एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में क्या हुआ था कि उसी में 100, ये जो आप देख रहे हैं 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान दिया गया। यानी जो अक्षांश रेखा 180 है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रूप में जानते हैं। जबकि समय, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसको जानते हैं, तो जीरो देशांतर रेखा। यहाँ पे जीरो देशांतर रेखा जो इंग्लैंड से होकर ग्रीनविच जगह, एक पुस्तकालय जगह है ग्रीनविच, वहां से निकलकर सीधे आपकी 0 डिग्री से निकल के आती है, तो इसको क्या बोलते हैं समय रेखा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं तिथि रेखा। दोनों में अंतर है, जीरो देशांतर को समय रेखा और 180 को तिथि रेखा बोलते हैं। दोनों को आप नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। और यहीं से आपकी आती है एक रेखा जो जीरो देशांतर की आती है, और हमारा ये कर्क रेखा पर, हमारे कर्क रेखा पर ही भारत टिका हुआ है। जैसा आपको पता है, मैं छोटे से यहाँ पे मैप बनाता हूँ और इस मैप से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारा भारत है। अब ये रेखा है, उसी को बोलते हैं, यहाँ से जो ये रेखा है सीधे सीधे, और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि इलाहाबाद में नैनी एक जगह, वहां से ये रेखा गुजरती है हमारे भारत में, और वहीं से समय तिथि रेखा, समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, जीरो देशांतर आप समझ लीजिए। उसके बाद देखते हैं जो इंग्लैंड ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। अब 2-3 बात और नोट करेंगे, अब वीडियो को मैं लास्ट करूंगा। ये कर्क रेखा जो देख रहे हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन सभी रेखाओं पर कुछ ऐसे देश है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पूछता है कि इस रेखा, इस कर्क रेखा पर कौन सा ऐसा देश नहीं है चाहे है। तो यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सहारा इत्यादि। और भी है कई है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको नोट कर दिया। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं मकर रेखा में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नाम्बिया इत्यादि। ये आप नोट कर लेंगे। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो ये कर्क रेखा जो आप साढ़े ये 23 डिग्री पे देखते हैं, मकर रेखा को भी 23.5 डिग्री पे देखते हैं, जबकि विषुवत रेखा को 0 अक्षांश रेखा पे देखते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये सभी जो मैंने वीडियो बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर अगली वीडियो में वीडियो कैसी लगी आप कमेंट का इंतजार रहेगा, लाइक का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।